यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जय श्री कृष्ण। साथियों विजय दशहरा के इस पर्व पर सत्य की असत्य पर जीत पर आप सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। हमारे इस YouTube चैनल में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमको असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये चैनल मेरी जो आज की एनालिसिस है, खास एनालिसिस, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस और तथ्य आपके सामने लेके आए हूँ जो किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी प्रोफेशनल चैनल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। मैंने हरियाणा के चुनाव के बारे में एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हरियाणा की जनता से अपील की थी कि आपको कौन सी पार्टी को या किस तरह के कैंडिडेट को अपने देश और प्रदेश को बचाने के लिए आपको वोट करना है। मैंने वहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं लिया था। मैंने तो जनता से अपील की थी कि आपको अपने देश और प्रदेश को बचाने के लिए और आप जो योगदान कर रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए आपको किसको वोट करना है। तो प्रदेश की जनता ने बहुत ही सूझबूझ से वोटिंग की और सारे जितने भी मीडिया हाउस, एनालिस्ट, एक्सपर्ट सभी को फेल कर दिया। मैं सबसे पहले तो हरियाणा की जनता को क्या बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी भी अपील सुनी, आपने अपनी दिल की भावना को भी सुना, अपने देश और प्रदेश को बचाया, जो कि भयंकर तबाही आने वाली थी उससे बचाया। साथियों, आगे आपको ये धर्म युद्धे कुरुक्षेत्र। हरियाणा का चुनाव एक कोई सिंपल चुनाव नहीं था। ये धर्म युद्ध जो है जनरल इलेक्शन से शुरू हुआ था और ये कुरुक्षेत्र में समापन के लिए पहुंच चुका था। तो जनरल इलेक्शन 2024 में एक पार्टी जो बहुत ही देश की पुरानी पार्टी है वो 99 के चक्कर में फंसी। 99 का चक्कर तो हम सब जानते हैं कितना कष्टदायक होता है। तो वो जो है उस 99 के चक्कर में इतनी तड़पड़ा रही थी कि उसको 99 से आगे जाना था और कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विदेशी ताकतें हैं उनको सहयोग करके उनको कैसे सपोर्ट करेंगी और देश को वो कैसे तबाह कर सकते हैं। दूसरा था एक और पार्टी है जिसको लाल टोपी नाम से जानते हैं कि जो कि अपराध की दुनिया में बहुत ही विख्यात है। जब वो कभी अगर गलती से पावर में होते हैं तो अपराध जो है, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनरल इलेक्शंस में जब योगी आदित्यनाथ देश के अलग अलग जगह पे प्रचार कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में एक अलग व्यूह रचना हो रही थी, क्योंकि देश में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक विशेष महत्व है। तो व्यूह रचना रची गई जो कि विरोधियों के द्वारा या राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा, और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। वैसा तो महाभारत के युद्ध में भी हुआ था जब व्यूह रचना रची थी और उस व्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर के और अकेले अभिमन्यु का वध किया था।
तो यहाँ पे भी इन्होंने एक तरह का अभिमन्यु का वध समझ के कि हमने अभिमन्यु का वध कर दिया है, आधा यूपी जो जीत लिया, तो मनोबल बहुत ज़्यादा उनका हाई हो गया था। लेकिन जब जिस तरह से अभिमन्यु का वध हुआ है तो वो तो कितना कष्टदायक था, कितना अन्यायपूर्ण था। और उस समय पे भीम जो है अभिमन्यु के पीछे थे, लेकिन वो जो उसके पीछे से थोड़ा सा दूर रह गए थे तो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए थे। लेकिन अर्जुन जो है वहाँ पे थे नहीं, दूर चले गए थे। तो इस बार भी कि जो आज की जो अर्जुन हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जो अलग अलग प्रदेशों में चुनाव प्रचार में थे, अपने देश में ज़्यादा समय नहीं बिता पाए और व्यूह रचना रची गई उनकी एब्सेंस में। लेकिन जब ये समझ सकते हो कि जब अभिमन्यु जो है कितना प्रिय था उनको, भीम को भी वो कितना प्रिय था, सुभद्रा पुत्र, तो उसका बदला तो जो प्रतिशोध तो लेना ही था, अर्जुन को भी लेना था और भीम को भी लेना था। यहाँ पर भीम में कहूँगा कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के जवान, हरियाणा के किसान और हरियाणा के पहलवान, ये लोगों ने भीम रूप रख लिया। भीम रूप धर असुर संहारे, इन्होंने भीम रूप रख करके असुरों का सर्वनाश कर दिया। जो ये हरियाणा के चुनाव के लिए बहुत बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे, हरियाणा की जनता ने जो भीम रूप रख लिया। उधर जो योगी आदित्यनाथ अर्जुन का रूप रख करके सामने आए, तो अर्जुन के सामने तो कोई, इनके सामने कोई सामना करने वाला तो कोई था नहीं। न आज इनके सामने गुरु द्रोणाचार्य थे, न भीष्म पितामह थे, न कृपाचार्य थे कोई, न आज इनके पास में महावीर कर्ण थे। तो इनके पास में तो एक लप्पुओं की फौज थी। तो अर्जुन के सामने तो कोई टिक नहीं सकता था, भीम के सामने कोई टिक नहीं सकता था। तो ये जो इस तरह से जो है, जब अर्जुन का जो बाण चल रहे थे, कोई सामना करने के लिए कोई सामने था ही नहीं। भीम की गदा के सामने कोई प्रहार कोई झेल ही नहीं पाया, तो उन्होंने सारी आसुरी शक्तियों का सर्वनाश कर दिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ वीडियोज लेके चलता हूँ। एक चुनाव से पहले की बात है, कुछ बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ शेख हसीना सरकार का, तो उस पर एक वामपंथी किसान नेता का वीडियो डाला है, मैंने इसमें लिंक में दिया है, आप इसको देखें। उसके बाद में एक और किसान नेता जो कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सम 1172 वोट लेकर के, जो कि इन्होंने जो है किसान आंदोलन जो 2021 में हुआ था, और 26 जनवरी 2021 पे तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने का इनका षड्यंत्र था, वो नहीं हुए। बट जो इन्होंने यहाँ पर जरूर विश्व रिकॉर्ड बना दिया 1172 वोट लेकर के। और वहाँ की जनता, जहाँ वोटर्स हैं उस क्षेत्र के, उसके वोटर्स को सुनिए कि वो क्या कहते हैं उनके बारे में। और तीसरा और एक और वीडियो डाला है, एक और बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वामपंथी, जो हरियाणा प्रदेश से ही आते हैं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की हवा नहीं चल रही है, आंधी भी नहीं है, सुनामी है। तो वो वीडियो आप देखें, उसके बाद में मैं आगे विश्लेषण में आपको लेके चलता हूँ। इसको देखें और ये वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और भारत फिसलने का अफसोस हो रहा है। मंगलवार को मेरठ में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत 2020 से 2021 के बीच चले किसान आंदोलन का जिक्र किया। 26 जनवरी 2021 को लाल किले के आगे जो उपद्रव हुआ था उसे याद किया। राकेश टिकैत ने कहा कि उस दिन अगर 25 लाख किसान संसद चले जाते तो देश में बहुत कुछ बदल जाता। एबीपी न्यूज पर राकेश टिकैत का एक बयान और मच गया सियासी कोहराम।
गए हैं, बहका दिए ताकि अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। राकेश टिकैत को जो है देने चाहिए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग थी? ये सवाल राकेश टिकैत के इस बयान से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि टिकैत ने जो कुछ कहा, जो कसक जाहिर की, वो सपाट है, बिना लाभ लपेट है, तोल मोल कर बोला गया लगता है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि किले पे चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई और रहेगी चूक। बांग्लादेश में इस अगस्त महीने में जो कुछ हुआ, वो दुनिया ने देखा कि किस तरह उपद्रवी प्रधानमंत्री निवास से लेकर संसद भवन पहुंच गए थे और शेख हसीना वाजिद को पीएम पद से इस्तीफा देकर फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा। अब टिकैत ने बांग्लादेश के उपद्रव को 3.5 साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर की गई जिस हिंसा के साथ जोड़ा, उसकी भी तस्वीर देख लें। वो तारीख थी 26 जनवरी 2021 की, जब देश में नए कृषि कानून के विरोध को लेकर चल रहा किसान आंदोलन अचानक हिंसक हो उठा था। इस दिन दिल्ली में उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। हिंसक प्रदर्शनकारी लाल किला तक पहुंच गए थे और वहां धार्मिक झंडा तक फहरा दिया था। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बस जरा सी चूक हो गई, ये न हुई और किसान ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ घुमा देते तो बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। टिकैत का दावा है कि भारत में लोग गुस्से में हैं क्योंकि यहाँ भी हालात बांग्लादेश जैसे हैं। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में, और फिर हर्ष वहां जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। सरकार के विरोध में हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान सियासत में नए हंगामे का सबब बन बैठा है, क्योंकि टिकैत को लेकर बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाती रही के पीछे एक गहरी साजिश थी। टिकैत की तरफ से जाहिर की गई ताजा कसक ने पुराने आरोपों को फिर गरमा दिया है। राकेश टिकैत को जो है दिन में सपने देखने बंद कर देने चाहिए। भारत बांग्लादेश नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने शहादत से सींचा है, तो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं है। आप रातों रात नोटबंदी कर देते हो, आप रातों रात लॉकडाउन कर देते हो। कहीं ना कहीं जनता परेशान है और वो जनता अपने आंदोलन के रास्ते से आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। साफ है कि टिकैत ने किसान आंदोलन के चैप्टर को खोलकर बांग्लादेश वाली तस्वीर यहाँ चस्पा की है। उससे राजनीति में गरमाया हुआ बवाल अभी शांत होने वाला नहीं है। किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से अनुकूलता दिलाना, किसानों को सुविधा दिलाना, ये बहुत उत्तम कार्य है। बस इसमें स्वार्थ की गंध ना हो। खास बात है, अगर हम बात आपकी प्रियता की कर रहे हैं लेकिन उसमें मेरे स्वार्थ की पूर्ति की बात है, तो फिर वो परमार्थ नहीं रहेगा। और अगर हम परमार्थ का बहुत दूसरे के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं तो इस लोक और परलोक में सब जगह मंगल होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो हम ये चाहेंगे कि परमार्थ की भावना से युक्त होकर के हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, उनकी रक्षा हो, उनके जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं में सब एक साथ खड़े होकर के सहयोग दे। नहीं तो के पिनानी को
गांव में मौजूद हूं और हरियाणा में जो किसानों के सबसे बड़े नेता के चेहरे के तौर पर गुरनाम सिंह चड़ूनी का नाम लिया जाता है और संयुक्त किसान संघर्ष पार्टी की ओर से चड़ूनी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन पिहोवा विधानसभा से चुनाव लड़ने पर गुरनाम सिंह चड़ूनी को महज 1100 वोट मिले। जी हाँ, किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरे के तौर पर गुरनाम सिंह चड़ूनी को जाना जाता था, लेकिन उनको महज 1100 वोट मिले। ये जो गांव है, किसान आंदोलन के वक्त इस गांव से भी तमाम सारे जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और वहां पर आंदोलन करने गए थे। हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ये किसान के इतने बड़े नेता से केवल 1100 वोट उनको मिले, बहुत मिल गई है। हाँ, और बहुत मिल गई, बहुत है। आगे और बच जाएंगी, इसकी फिर डबल हो जाएंगी। हाँ, आगे फिर चुनाव जीतेंगे तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएंगी। किसान आंदोलन का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ा? नहीं, उसका कोई असर नहीं होना था। क्यों, ऐसा क्यों? अब सब पढ़े लिखे हैं, पहले जमींदार पर कोई पढ़ा जो चटनी है या जो किसान नेता है, उन्होंने इस हरियाणा का भाईचारे को खराब किया और कुछ नहीं किया। कैसे? किसान आंदोलन से क्या मिला किसानों को? आप बताओ। तो तीन जो कानून थे किसानों के वो वापस ले लिया। वो तो ले लिया वापस। हाँ। उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। यही भाव पहले सरकार में मिलता, उससे ज्यादा ये भाव देती है सरकार। ये तो सब बकवास थी। अच्छा। हाँ, अगर चड़ूनी इतना बढ़िया नेता हो, किसान नेता हो, तो 1100 वोट क्यों आती? पहले यशपाल मलिक ने इतने बच्चों को मरवा दिया किसानों को। अरे सवाई हरियाणा नुकसान करवाने में भाईचारा खराब करे किन्नो का था चड़ूनी यशपाल मलिक करियो के हो डाकू अपना डकैत जो हरियाणा का नाश कराया है वो सिर्फ 3 इंसानों ने कर दिया। आप यदि रोड बेल्ट पर जाकर देखियो, जिन इंसानों का धंधा फैल होया है, दुकानदारी थी और कुछ था जो नाश करने में अभी भी पंजाब जो है वो चल रहा है। ये सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए चल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा। इसने यशपाल मलिक ने आंदोलन को वापस लेने के लिए अपने लड़के को और अपने लड़के को IAS लगवा लिया और किसान ने आंदोलन को वापस ले लिया, पैसे खा गए। आम किसान को क्या मिला? ये तो सर्वे रिपोर्ट है। इतना पैसा इकट्ठा हो रहा किसान आंदोलन में, कहाँ गया? अच्छा, जब आंदोलन हो रहा था उस वक्त आप लोग गए थे? गए थे भाई, गए थे। गए थे। तो उस वक्त क्या सोच के गए थे? न्यू सोच के गए थे भाई, कानून मिल जा, हमने कुछ मिल जा। 2-4 जून से बात पर ओढ़ा हो रहा था, उसके ना गए थे। अच्छा। हाँ, ये सारा खेल यो उड्डा कर रहा था। यो इस थोड़ा भी सरकार दी रूप पर भी जब क्यों ना बनाई ना भाई, ये सारी जाए तो बटवाई दी ने। उसके भाग ना दे, क्रम चल लेंगे। किसान नेता ये भी किसान नेता इनसे बात करो। अच्छा, ये आप बताइए, आप किसान यहाँ से काफी सारे लोग गए थे आंदोलन में। ये चड़ूनी जी लड़े थे, गुरनाम सिंह चड़ूनी, नाम सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। हरियाणा के एक बड़े किसान नेता हैं। वो चुनाव लड़े 1100 वोट आई उसका। हाँ, बतेरी है 1100, इतनी जो था वो बेचारा, और क्या बतेरी है और बहुत है। पैसे लूट ले गए वे वहाँ से, बॉर्डर से। हम नंगड़ छोड़ दिए, ले के जोड़े। जंजीर तो आप भी पहने हुए सोने की। अरे फिर खेती नहीं करते यार, मारे पढ़ाई मारे भूखे मरे अंदर। अच्छा, 6 मुर्रा बताओ, 6 मुर्रा भैंस रखे हुए हैं। सैनी बन गया सीएम, अच्छी बात है बहुत, हमारे लिए खुशी की बात है। और जो किसान नेता है वो तो चोर हैं यार, सारे चोर हैं वे। अच्छा। हम भी चोर बना दिए उन्होंने। कैसे? और जब हमारे जोड़ा पर ले गए, क्या बात बता दे। तो ये किसान है, 4 मुर्रा भैंसे रखी हुई हैं, 6 मुर्रा भैंसे, और उसी मुर्रा भैंसों का नतीजा है कि सोने की जंजीर पहने घूम रहे हैं। और क्या करे। अच्छा, तो आप यहाँ से गए थे बॉर्डर पर? 1 ड्राम तेल आप ट्रैक्टर में। अच्छा,
ट्रैक्टर का कितना फूके? 1 ड्राम 20,000 का, 20,000 का तेल आवा। 20,000 लीटर तेल जो है बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान हूं। और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी हूं। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? वो व्यक्ति है जो भारत को कमजोर करने का सपना देखता है। ये वो व्यक्ति है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में राष्ट्रवादी सरकारों को उखाड़ फेंकना है, जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट कर वहां सरकारें बनाने और गिराने का काम करता है। 1992 में इसने बैंक ऑफ ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद वहां की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार गिर गई थी। 2003 में सोरोस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अब इसकी बुरी नजर भारत पर पड़ी है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no democrat. जॉर्ज सोरोस लंबे समय से भारत को कमजोर करने का सपना देख रहा है और ऐसी भारत विरोधी ताकतों की मदद के लालच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका सोरोस से कनेक्शन आज का नहीं, यूपीए की सरकार के समय से है। एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक एनजीओ भारत में राष्ट्र विरोध को बढ़ावा देने का काम करता है। इसी ओपन सोसाइटी ने साल 2007 से 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन के पार्टनर संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क यानी HRLN को 1,20,54,000 रुपए का फंड दिया था, जिसके बाद HRLN भारत के राजद्रोह कानूनों के खिलाफ अभियान चलाने लगा, जिस पर कांग्रेस की सरकार के समय कोई रोक नहीं थी। मगर मोदी सरकार में 2016 में FCRA के उल्लंघन के आरोप में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत में वॉच लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस राष्ट्र विरोधी फाउंडेशन का कनेक्शन राहुल गांधी से नहीं टूटता। राहुल 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के साथ ही सलिल शेट्टी के साथ नजर आते हैं, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोनिया गांधी भी, हर्ष मंदार भी इसी फाउंडेशन के सदस्य रहे हैं। ये सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज नामक संगठन चलाते हैं, जो सोरोस के पैसों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। और इसी एनजीओ ने CAA प्रोटेस्ट के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को जमकर बढ़ावा दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह भी सोरोस की ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव में सीनियर पद पर रह चुकी हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे में जिस सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की थी, वो भी जॉर्ज सोरोस से फंड लेती रही हैं। आज जिस जॉर्ज सोरोस को अचानक भारत का नजर आने लगा है, जब ये यूपीए की सरकार में भारत आया था, तब इसे लोकतंत्र में कोई कमी नजर नहीं आई थी। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है, भारत तेजी से विकास कर रहा है, तो बाहरी ताकतों को सत्ता के लालच में कांग्रेसी उस आदमी से हाथ मिला बैठे हैं जिसकी नीयत देश को संवारने की नहीं, उसे बिगाड़ने की है। क्योंकि कांग्रेस की नीति ही यही रही है, देश जले तो जले मगर अपनी सत्ता ना हिले। दी है, जिससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमको क्या देखने को मिलेगा।
ये जो कमेंट है ना, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जयशंकर साहब ने कहा है, बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए कुछ देश हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफी कमेंट भी करते हैं अपनी साइड से, जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं उनसे उनके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑब्वियसली जयशंकर साहब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मीटिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं रिसेंटली राहुल गांधी गए थे यूएस में इनकी मीटिंग हुई है इलान ओमार के साथ, डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा, ये देखिए आज के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है वैसे डिप्लोमेट। आप अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये राजदूत हैं, कोई इलेक्शन जीत के नहीं पावर में बैठे, ये है डिप्लोमेट। मगर बाइडेन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। बेसिकली मैं मैप ड्रॉ करूं आपके लिए, ये पूरा जो इलाका है ना, ये डोनाल्ड लू की कमांड में आता है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पर जो भी अफेयर्स हैं तुम देखोगे, उसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे हमारे विदेश मंत्री को, मतलब एंथनी ब्लिंकन को, और फिर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट तक। तो राहुल गांधी जी इनसे मिले। और डोनाल्ड लू का देखो, मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मगर ओवर द इयर्स इमरान खान और कई पॉलिटिशियंस ने इन पे ये आरोप लगाए हैं कि ये रिजीम चेंज करवाते हैं यूएस के बिहाफ पर। ये काफी बार कंट्रीज में सरकारें बदलना, नई सरकारें लाना, ये काफी हद तक इनकी प्लानिंग की वजह से होता है। ऐसे आरोप इन पे लग चुके हैं। तो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है आज के समय। बहुत ही जल्द ये बांग्लादेश को विजिट करेंगे, इंडिया को भी विजिट करेंगे, तो वो जो विजिट है उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब राहुल गांधी यूएस में मिले और यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो उसके ऊपर देखिए जयशंकर साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना है मगर फिर आप प्रिपरेशन भी कर लीजिए, बी प्रिपेयर टू हियर बैक। So whenever people do any such thing, they must also think about what it would happen if this happened in their own home. You know, it's something they should think about. I spoke earlier about, you know, even rankings and, you know, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics, but then I think in fairness they should also be ready to hear my comments about their politics. अगर आप मान के चलो आज के समय जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत में आते हैं, जयशंकर साहब उनसे मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स उनसे मिलते हैं। मोदी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, जयशंकर साहब भी ट्रंप से मिल लिए ना। आप ये मान के चल लीजिए ट्रंप को इतना बड़ा एक सपोर्ट दिखाया जाएगा फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं कि वोट करना स्टार्ट कर दे ट्रंप को। हम लोग ऐसा नहीं करते, बट जयशंकर साहब ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि जिस तरीके के एक्शन रिसेंटली, अब आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा यूएसए के डिप्लोमेट्स ये रिसेंटली चले गए जम्मू कश्मीर में, वहां पर ओमर अब्दुल्ला से मिले ना। ओमर अब्दुल्ला सरकार में कोई ना मिनिस्टर है ना आज के समय कुछ ऑफिशियल है। आप इनसे जाकर ओपनली मिलकर क्या एक मैसेज सेंड कर रहे हैं? क्या इंडिया ऐसा करता है? क्या हमने देखा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स रिसेंटली ट्रंप से या फिर जेडी वैंस से या इवन विवेक रामास्वामी जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनसे भी जाकर मिल रहे हो? हमारी वो प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं एक कंट्री की चुनी हुई गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रंप लीड करे या फिर कमला हैरिस। बट यहाँ पे आप ये पूछोगे अचानक से लंबे समय के बाद इंडिया ये स्टांस चेंज क्यों कर रहा है? इंडिया ओपनली अब ये क्यों कह रहा है कि अब देखिए बी रेडी टू हियर माय कमेंट्स अबाउट योर इश्यूज? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। देखिए कई बातें यूएस की इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करनी होती थी क्योंकि चाइना ने हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। मगर हाल ही में आपने देखा होगा जयशंकर साहब ने पहले ये कमेंट करी कि 70% जो बॉर्डर के इश्यूज हैं विद चाइना ये रिजॉल्व हो चुके हैं, और बाद में चाइना ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ बिल्कुल काफी जो बॉर्डर में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दे हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज। जो 4 इलाके हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुकी है। अभी इस पर पता नहीं तो काफी मुश्किल इशू रहेगा, बट स्टिल ये डेवलपमेंट देखिए इंडिया पर से बहुत सारा प्रेशर रिमूव कर देती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक से क्वाड छोड़ दो, इंडो पैसिफिक आइडिया छोड़ दो और अब तो बस चाइना से हो गई है। नो वन इज सेइंग दैट, बट आप खुद समझ सकते हैं कि हरियाणा में चला योगी आदित्यनाथ का मैजिक।
योगी ने जहां जहां किया बीजेपी का प्रचार, जाने वहां क्या रहा बीजेपी का हाल। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आखिरकार सामने आए। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली। वहीं हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें ही मिल पाई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने की बात कह डाली, क्योंकि दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का अब जो नंबरी आंकड़ा था वो पार जो कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखने को मिली थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार किया था। सीएम योगी ने 6 दिनों के अंदर ही दोनों राज्यों में कुल 16 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की थी। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर चुनावी रैली की उनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी दर्ज की। योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की छम, आरएसपुरा, रामनगर, कठुआ में चुनावी रैली की। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज की। तो ये बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था उनमें से कई सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया था उसमें नरवाना, राई, असंत, फरीदाबाद, एनआईटी, रादौर, बावनी खेड़ा, हांसी विधानसभा, सफीदो विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 दिनों में 19 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की, जिसमें से जम्मू कश्मीर में 5 रैली और हरियाणा में 14 जनसभाएं भी शामिल थी। यानी कि हरियाणा में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का मैजिक देखने को मिला है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हुई जीत पर नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने जो काम किया और जनता ने जो साथ दिया, उसी का नतीजा है कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है। सुनिए नायब सिंह सैनी का पूरा बयान। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। बिहार से आया है, थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए उनको। आगे भी कांग्रेस ने वादा किया है, कर्नाटक में वादा किया है, हिमाचल में वादा किया है। कौन सा वादा वो लोगों ने निभाया है? अभी क्यों आरक्षण का बात नहीं बोलते हैं? अभी क्यों खटाखट का बात नहीं बोलते हैं? क्या भूल गया? 3 महीना में खटाखट गायब। दिल्ली में माँ बेटा, हरियाणा में बाप बेटा। दिल्ली में जैसे माँ बेटा का पार्किंग हो चुका है, हरियाणा में भी बाप बेटा का पार्किंग हो जाएगा। हमारा साथ हरियाणा का युवा है, माँ है, बेटा है, बेटी है, और यही लोग भविष्य है। जिस तरीके से किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा बीजेपी में। देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या किया आप बताइए। पंजाब से सिख हत्या से लेकर असम से नरसंहार को लेकर कांग्रेस का क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस से तो पूरा अपना भारतीय का ब्लड से ही उन्होंने नहाता है, वही उनका काम है। खटाखट वाला गारंटी तो आपका याद है ही, तो गारंटी कोई काम में आया? हिमाचल में गारंटी देके गया था, एक भी गारंटी काम में लागू हुआ? तो कांग्रेस का गारंटी पंपसा टायर जैसा है। भूपेंद्र सिंह हरियाणा में भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हरियाणा से कांग्रेस से आ रही है और क्या कहेंगे? मैं यही बताया, कांग्रेस आ रहा है, हरियाणा में नहीं इटाली में आ रहा है। बांग्लादेश की 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? देखिए केजरीवाल जी अभी तिहाड़ से आया है, थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए उनको। मुकाबला फिर किससे मानते हैं बीजेपी? किसी से मुकाबला नहीं है, लोगों का आशीर्वाद है, सरकार बनने जा रहा है।
कांग्रेस अब बोल रही है कि हम मेट्रो लाएंगे, उनके बयान को कैसे देख रहे हो? देखिए, आगे भी कांग्रेस ने वादा किया है, कर्नाटक में वादा किया है, हिमाचल में वादा किया है, कौन सा वादा वो लोगों ने निभाया है? ये तो ऐसे हम बोला 21 रात बोल देते हैं 5,000, मतलब उनका कोई ये है ही नहीं कि सरकार बना के उस वादा को निभाना है। उनका तो एक ही काम है, मैं बाप हूँ तो बेटा को प्रतिष्ठित करना है, अगर मैं माँ हूँ तो बेटा को प्रतिष्ठित करना है, उनका बाकी कोई मतलब नहीं है। साथियों, अभी हमने कुछ वीडियोज के जरिए देखा कि डीप स्टेट कितनी परेशान है भारत की शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर। भारत की प्रोग्रेस, भारत की इकोनॉमी जो डेवलप हो रही है वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है और वो षड्यंत्र के तहत भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। साथियों, हमने देखा कि हमारे देश के कुछ राजनेता उनसे मिलने के लिए उनके देश में जाते हैं, वो भी हमारे देश में आकर के कुछ नेताओं से मिलते हैं और साजिश रचते हैं। डीप स्टेट से संबंध रखने वाले हमने कुछ वीडियो जो समझे हैं और कुछ नेताओं के नाम इसमें क्या लेना चाहूँ मैं आपको, आप सब समझ सकते हैं कौन कौन लोग जो संबंध रखते हैं। डीप स्टेट बहुत ही हैरान और परेशान है। हमारे अंदर, देश के अंदर वाली भी डीप स्टेट बहुत परेशान है। जनरल इलेक्शन 2024 से पहले डीप स्टेट ने एक बहुत बड़ी तैयारी की थी और इन द फॉर्म ऑफ किसान आंदोलन शुरुआत कर दी थी, लेकिन वो आंदोलन उनका विफल हो गया क्योंकि हरियाणा के थ्रू संगू बॉर्डर पर जो उनको रोक दिया गया, जो खट्टर सरकार ने जो है अपना जो यहाँ का भीम रूप दिखा दिया। और उत्तर प्रदेश की तरफ से आने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो आज के अर्जुन हैं, उनका सामना करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं, तो वो साजिश तो फेल हो गई। अब एक ही उनके पास में ऑप्शन बचा था कि यहाँ पे बाप बेटों को आगे बढ़ा करके ये इनके थ्रू किसी भी तरह से हरियाणा का इलेक्शन जीता जाए, और अगर हरियाणा का इलेक्शन जीतेंगे तो संगू बॉर्डर खोलेंगे और दिल्ली में हुड़दंग मचाएंगे। दिल्ली में हुड़दंग ही नहीं, साथ ही साथ पूरे देश में हुड़दंग मचेगा। लेकिन एक बार फिर हरियाणा की जनता, उसमें खासकर उसके किसान, जवान और पहलवान, उन्होंने फिर से एक बार भीम रूप दिखाया। 10 साल से जो बार बार जो हार रही थी कांग्रेस सरकार, एक बार फिर से धोबी पछाड़ दी थी। अभी आगे कुछ वीडियोज को मैं साथियों कुछ डिकोड करता हूँ। योगेंद्र यादव ने कहा था अपने वीडियो में कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर ही नहीं, आंधी ही नहीं, बल्कि सुनामी आने वाली है। सुनामी का मतलब हम जानते हैं, सुनामी का मतलब होता है तबाही, जो तबाही लाने वाले थे, जो साजिश फेल हो गई। दूसरा, एक न्यूज़ चैनल में राकेश टिकैत को जब पूछा गया कि बांग्लादेश का जो हाल हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि जो बांग्लादेश का हाल हो रहा है वो हमारे देश में भी होने वाला है। हमने पूरी तैयारी कर ली थी। 26 जनवरी 2021 को हम फेल हो गए, सफल नहीं हो पाए, मिसडायरेक्ट हो गए, लाल किले पे चले गए। लेकिन अब इससे और भी बड़ी तैयारी है और ये जो है आंदोलन जारी रहेगा और उसको सफल बनाएंगे। सो वो उनका कनेक्शन जो है उन्होंने अपना क्लियर कर दिया कि हमारा कलेक्शन क्लियर, स्टैंड क्लियर है, कनेक्शन भी क्लियर है और जो हमारी तैयारी जो हो रखी है उसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन जो डीप स्टेट के गद्दार हैं, 2024 के इलेक्शन में जो सफल नहीं हुए थे, अभी लगे हुए थे इस इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ, आज के पीर अर्जुन, हेमंता विश्व शर्मा, आज के कर्ण, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आज के श्री कृष्ण,
और हरियाणा की जनता, जवान, किसान और पहलवान, आज के भीम, इन्होंने इनको धूल चटा दी एक बार फिर, और उनके जो अरमान थे जो देश में हुड़दंग मचाने वाले, वो सभी विफल हो गए। साथियों, ये एक संकट जो बहुत बड़ा आने वाला था, जो हमारा दशहरा और दिवाली जो मुख्य त्यौहार हैं हमारे देश के, दशहरा जो असत्य पर सत्य की जीत, और दिवाली पर जो है भगवान श्री राम का आगमन होता है, उस समय पे इन्होंने जो तैयारी की थी कि जो हुड़दंग मचाएंगे, वो सारी साजिशें फेल हो चुकी हैं। लेकिन संकट टला नहीं है। जो बहन बेटियों पर जो अत्याचार होने वाले थे वो टल गए एक वक्त के लिए, पर संकट टला नहीं है। डीप स्टेट हमेशा उसमें साजिश में लगी रहेगी और भी नए नए तरीके ढूंढेगी हमारे देश को तबाह करने के लिए। तो साथियों, जाग जाओ, अपने आप को एकत्रित करो, इकट्ठा करो, मजबूत बनाओ, देश को मजबूत बनाओ। हमारा देश मजबूत बनेगा तो हमारे आसपास के देश जो है, हमें उनको भी सुरक्षित करना है, क्योंकि वो भी सुरक्षित नहीं है। विश्व में शांति केवल भारतवर्ष ही ला सकता है, क्योंकि भारतवर्ष की नीति है वसुधैव कुटुम्बकम वाली, और किसी में नीति नहीं है। तो जब देश भारतवर्ष मजबूत बनेगा तो विश्व भी मजबूत बनेगा, विश्व में भी शांति पैदा होगी। तो साथियों, आपको एनालिसिस कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में दें, और मेरा भी वीडियो सभी देशवासियों को भेजें, अपने साथियों को भेजें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भेजें, सारे टोपी वालों को भी भेजें। मैं सभी लोगों को इस दशहरा की और दिवाली की शुभकामना देता हूं। साथियों, मेरे वीडियो को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपको समय समय पर और भी अच्छे एनालिसिस मिलते रहेंगे। आपको अगर कुछ जानकारी है या कोई फील्ड में आप कुछ जानना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट में भेजें। मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको भेजूँगा, कोशिश करूँगा अच्छे से एनालिसिस करके आपके पास तक भेजूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।